हम लोगों ने भारतीय संवैधानिक विकास में 1813 तक के अधिनियम को पढ़ लिया है। तब हम लोग 1833 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1833 के अधिनियम को बेहतर रूप से समझने के लिए हमें कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो जो हम लोग को आज अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, उसका संरचना कैसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया, तो उसके बारे में अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को आगे के जितने भी संवैधानिक विकास है वो हम लोग को पूर्ण रूप से सही तरीके से समझ में आ जाएगा और कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई थी। आज हम लोग का टॉपिक ही क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम लोग समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, इसका कैसे संगठन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, क्या अपने उद्देश्य में सफल रही, है ना, और क्या इसने भारत में सचमुच का संविधान का विकास किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि भारत में अंग्रेज जब आए थे तो इससे पहले भारत का विदेशी व्यापार नहीं होता था। विदेशों से बहुत व्यापार होता था इंडिया का, जिसमें यूरोप भी शामिल था। और यूरोप से क्या करते थे, वो लोग मसाला ले जाते थे, लेकिन वो जो व्यापार होता था वो थल मार्ग से होता था। थल मार्ग से होता था तो अब थल मार्ग से क्या होता था कि नज़दीक भी था, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि यूरोपियनों को रास्ता खोजने के लिए उनको समुद्र में भटकना पड़ा। तो देखिए, कारण ऐसा हुआ था कि जिस रास्ते से वो व्यापार करते थे ना, उस रास्ते पर ऑटोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और तुर्क साम्राज्य, ये तीन वंशों ने क्या कर रखा था, उस रास्ते पे कब्जा कर रखा था। जब उस रास्ते पे ये लोग कब्जा कर रखे थे तो उनका मुख्य रूप से जो था इटली और अरब और जो तुर्क लोग थे उस रास्ते पे क्या कर रखे थे, कब्जा करके रखे थे। वो जब कब्जा करके रखे थे तो जो ब्रिटेन, पुर्तगाल और स्पेन साइड के जो देश थे उनको जो है मसाला प्राप्त नहीं हो रहा था। और यूरोप में क्या है, ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ क्या होता है कि मसालों की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे मांस पे निर्भरता ज़्यादा था। और मांस पे निर्भरता ज़्यादा था तो उसमें क्या करते थे कि मसाला लगाकर उसको अगर रख देते थे तो कई दिनों तक वो क्या रहता था, ठीक रहता था। तो मसाला का डिमांड इसलिए यूरोप में क्यों था, ज़्यादा था। जब मसाला का डिमांड यूरोप में ज़्यादा था तो अब तो रास्ता बचा नहीं है, तो व्यापार होगा कैसे। तो इसीलिए यूरोपियनों ने क्या किया कि अनेक अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्तियों को रास्ता खोजने के लिए भेजा गया, जिसमें सबसे पहली बार कौन आया था, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज आया तो वह जो दक्षिण अफ्रीका का जो लास्ट बिंदु होता है, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ऐसे बना हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप पे वो ऐसे जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे एक द्वीप था, उसको क्या कहा, केप के मोरिन। केप के मोरिन, ये कौन कहा था, बार्थोलोम्यू डियाज। 1487-88 में इस द्वीप पर क्या वो पहुंचा था। तो यानी कि ये जो अफ्रीका के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जस्ट नीचे एक द्वीप है, उसको क्या कहा जाता है, केप के मोरिन। केप के मोरिन यानी कि केप ऑफ द गुड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप, इसको और क्या कहा जाता है, केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप, यहां पे कौन पहुंचा, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज यहां पे पहुंचा, है ना। अब हम लोग देखते हैं तो अब क्या हुआ कि यहां तक तो ये आ गया था।
ये जो है दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका है, ठीक है। तो अब देखिए हुआ ये कि ये जो रास्ता था पहले, अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रास्ता था, है ना, यहाँ से भारत ये जो रास्ता था 3 पे, यहाँ पे रोमन, है ना, कौन कौन, रोमन कुस्तुतुनिया, रोमन कुस्तुतुनिया और तुर्कों के द्वारा क्या होता था, यहाँ पे आपस में लड़ते रहते थे, है ना। आपस में जब लड़ते रहते थे तो इन रास्तों पे क्या हो गया, कब्जा इन तीनों का हो गया। जब इन तीनों का कब्जा हो गया तो ये जो पश्चिमी देश थे और जो यहाँ के यूरोप के जो देश थे, ये इस रास्ते से आते थे जो स्थल मार्ग से व्यापार करने इंडिया के साथ। तो वो व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया। और यहीं से वो कहाँ चले जाते थे, पूर्वी देश के साथ, और उधर चीन के साथ उधर पूरब तरफ चले जाते थे। जब ऐसे वो व्यापार करते थे तो उनको फायदा हो रहा था। लेकिन रोमन कुस्तुतिनिया और तुर्कों के द्वारा जो ये जो मार्ग है उस पे क्या हो गया, उन लोग कब्जा कर लिए। जब वो लोग कब्जा कर लिए तो उन्होंने एक नया रास्ता तलाश करना जारी किया, जिसमें जो है पुर्तगाल का, कौन था ये, पुर्तगाल का जो है ये इधर से आया, सब इधर आया और केप केमोरिन तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा, केप केमोरिन तक पहुंच गया था। जब केप केमोरिन तक पहुंच गया तो आगे वह पहुंच नहीं पाया, तो यहां तक का तो रास्ता उसको पता था। उसके बाद क्या हुआ कि स्पेन के था कोलंबस, कौन था, स्पेन के कोलंबस, वो यहां से निकला और वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ये उत्तरी अमेरिका तरफ चला गया, उत्तरी अमेरिका तरफ चला गया। और उसको उसने क्या कहा, रेड इंडिया कहा, यानी कि उसको वेस्ट इंडीज जो कहा था, क्या कहा था उसको, वेस्ट इंडीज कहा, और वहां के नागरिकों को रेड इंडियन कहा। तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ से पुर्तगाल का एक नागरिक है, कौन है, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज इस रास्ते से अफ्रीका के किनारे किनारे यहाँ साउथ अफ्रीका के निचली बिंदु पर पहुंचता है, और उस द्वीप को वह केप ऑफ द गुड होप कहकर वह क्या करता है, चला जाता है। यानी कि इसका नामकरण कौन किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज, कब, 1487 से 88 में। उसके बाद 1492 में स्पेन का कोलंबस निकला, और 1492 में ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका में, और उसको क्या कहा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इसलिए कहा क्योंकि वो वेस्ट में था और वो इंडिया की खोज में गया था, तो उसको लगा कि ये जो वेस्ट में इंडिया है यही इंडिया है, इसलिए उसको क्या कहा, वेस्ट इंडीज कहा। तो यानी कि इंडिया की खोज ये भी, यानी इंडिया के जो रास्ता है इसकी खोज ये भी नहीं कर पाया। उसके बाद 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक था जो अपनी नाव को लेकर, ये तो पहले ही रास्ता खोज लिया गया था, तो यहाँ तक आया। और यहाँ से वह कहाँ, एक यहीं पे अब्दुल मजीद नाम के नाविक जो है उसको दूर से धुआं दिखाई दिया। जब अब्दुल मजीद का धुआं दिखाई दिया जहाज का, तो वह क्या उसकी ओर बढ़ा, और अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 में कहाँ पहुंचाया, पुर्तगाल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। यहाँ का शासक कौन था, जमोरिन था। तो ये तो हो गया व्यापारिक मार्ग की खोज करने के पीछे तर्क। अब दूसरी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे हम लोग आते हैं। तो देखिए जब ये लोग रास्ता खोज लिए थे ना पुर्तगाली वगैरह, तो पुर्तगाली तो 1498 में रास्ता खोज लिए हैं। जब ये 1498 में रास्ता खोज लिए हैं तो ये जो है व्यापार करने लगे इंडिया के साथ। और पुर्तगाल के वो जो पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा था, अपने साथ जब मसाला लेकर यूरोपीय देश पहुंचा तो उसको पूरा रास्ते का आय व्यय प्लस जो भी मजदूरी उसको लगा था, सारे चीज़ों को खर्चा को निकाल कर उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। जब उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ तब उसका क्या हो गया, देश जो है विकास करने लगा, है ना। और वहाँ के जो राजा था मैनुअल प्रथम, वह अपने आप को वाणिज्य का प्रधान कहने लगा, ऐसी ऐसी उपाधियाँ लेने लगा। तो आसपास के जो यूरोपीय कंट्री थे उनको लगा कि भारत के साथ व्यापार करने में तो बहुत फायदा है। इसी उद्देश्य से
ब्रिटेन में क्या हुआ कि कुछ व्यापारियों ने, है ना, व्यापारियों ने यानी कि 217 व्यापारी मिले, 217 व्यापारी मिले और 217 व्यापारी के साझेदारी से क्या हुआ, एक कंपनी का निर्माण किया, एक कंपनी का निर्माण किया। क्या किया, एक कंपनी का निर्माण किया। तो यह हो गया क्या, कंपनी। तो यानी कि 217 सदस्यों ने क्या किया, कंपनी का निर्माण किया और कंपनी का निर्माण हो गया। अब आज्ञा लेने के लिए ब्रिटिश के उस समय महारानी थी, यानी कि ब्रिटिश की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। जब एलिजाबेथ प्रथम के पास ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमने कंपनी बनाया है और हमको आप परमिट दीजिए कि हम जो हैं पूरब के देशों के साथ और भारत के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके, और वैसे व्यापार कि केवल हम ही को आज्ञा दीजिए कि व्यापार पे क्या रहे, एकाधिकार बना रहे। अब एकाधिकार लेने के पीछे इनका तर्क ये था कि अगर हम जाएंगे और हमारे पीछे 10 कंपनियां और आ जाएगी तो इंडियन मार्केट में जो मसाला हम खरीदेंगे तो आपस में ही कंपटीशन होने लगेगा कि आप हमको दे दीजिए, वो बोलेगा हमको दे दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट का रेट बढ़ जाएगा। तो जब मार्केट का रेट बढ़ जाएगा तो इनको मुनाफा कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि आप हमको एक परमिट दे दीजिए जिसके माध्यम से हम क्या करें, व्यापार आसानी से कर सके और जो मुनाफा होगा हम आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा देंगे। तो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसने 31 दिसंबर 1600 को क्या किया, इसको दे दिया, अधिकार दे दिया, यानी कि अधिकार पत्र जारी कर दिया। यह 1599 में इसका इन्होंने क्या किया, गठन किया, व्यापारिक समूह ने क्या किया, गठन किया। और ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ, इसको चार्टर मिल गया, यानी कि अधिकार पत्र मिल गया। तो अब जो है यह व्यापार करने के लिए रेडी हो गया। तो ये व्यापार करने के लिए रेडी हो गया, यानी कि इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में क्या कर दिया गया, कानून पारित कर दिया गया कि आप जाइए और व्यापार करिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है 1608 में सबसे पहली बार व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस के माध्यम से जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि देखिए, जब ये लोग को अधिकार पत्र जारी किया गया तो ये कंपनी के जो भी साझेदार थे इन्होंने कहा, यानी कि अधिकार पत्र में कहा कि आप इस बात की चर्चा कर दीजिए कि हम जो हैं ब्रिटिश सम्राट की तरफ से आए हैं और ये हमारे यहाँ प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। तो ब्रिटिश के जो महारानी थी उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और व्यापार करिए। तो उन्होंने एक आज्ञा पत्र लिखकर उसमें और दे दिया। तो ये जो है 1608 ईस्वी में, ये 1600 ईस्वी में क्या किया, इसको अधिकार पत्र जारी किया। तो अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में जारी किया है। तो उस समय देखिए तो जो भारत में शासन किसका था, तो उस समय अगर 1600 ईस्वी में देखेंगे तो अकबर का शासन था। किसका शासन था, अकबर का शासन था। तो 1556 से 1605 तक किसका शासन था, अकबर का शासन था। तो 1556 से 1605 तक तो था। तो ये जो लेटर बना के दिया है उसमें अकबर का नाम था, यानी कि अकबर के नाम का क्या था, प्रार्थना पत्र था कि आप व्यापार करने के लिए हमको क्या कीजिए, जगह दीजिए या हमको अपने मार्केट में स्थान दीजिए। तो जब वो 1608 ईस्वी में हॉकिंस जो है इंडिया में पहुंचता है तो वहाँ पे पाता है कि अकबर जो है नहीं। तो वह जो है मुगल दरबार में जाता है। तो उस समय कौन शासक रहता है, जहांगीर रहता है। कौन रहता है शासक, जहांगीर रहता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक है। तो यानी कि 1605 में कौन शासक रहता है, जहांगीर रहता है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट याद करने वाली बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा, अकबर। और अगर पूछेगा कि जब कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में व्यापार का अधिकार की प्रार्थना पत्र लेकर जब आया था तो वह किसके दरबार में आया था, तो वह दरबार में किसके आया था,
जहांगीर के। लेकिन अगर और प्रश्न पूछेगा तीसरा कि वह किसके नाम का प्रार्थना पत्र लेकर आया था, तो वह अकबर का प्रार्थना पत्र लेकर आया था। किसका लेकर आया था? अकबर के नाम का प्रार्थना पत्र लेकर आया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। आगे हम लोग चलते हैं। जब ये 1608 में आया, व्यापार किया। जब व्यापार किया तो क्या हुआ कि 1608 से आगे बढ़ते बढ़ते इसको क्या हुआ ना कि हर टाइम पे, है ना, हर 2-4 सालों पे इसको क्या कर दिया गया, यह अपने चार्टर को मतलब अपडेट करवा लेता था। फिर जाके ब्रिटिश सम्राट को बोलता था कि आप जो है क्या करिए कि हमको फिर से अधिकार दीजिए। तो इसी में क्या हुआ कि 1603 में, है ना, 1603 में मर गई थी कौन? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इनकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि एलिजाबेथ प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई तो वहाँ के शासक बने 1603 से 1624 तक, वो बने जेम्स प्रथम। कौन बने? जेम्स प्रथम। जब जेम्स प्रथम शासक बने तो वह जब वहाँ से रिटर्न गया तो जेम्स प्रथम को बोला कि ये जो हमारा जो अधिकार पत्र मिला था इसको आप दोहरा दीजिए। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया? उस आज्ञा पत्र को अपडेट कर दिया, यानी कि कहा कि ठीक है, अपना जो भी था सिग्नेचर वगैरह अपना करके, और कहा कि जाइए आप व्यापार करिए, कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। जब ऐसे ऐसे देखते देखते 1688 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड में क्या हुआ कि ये जो राजशाही शासन था इसके खिलाफ जो है लोगों की आवाज़ उठना चालू हो गया। जब लोगों की आवाज़ उठना चालू हो गया तो वहाँ के लोग जो है 2 गुटों में बट गए। एक गुट कहता था कि नहीं, यहाँ पे राजशाही शासन रहेगा, और एक गुट कहता था कि नहीं, यहाँ पे राजशाही प्लस ब्रिटिश संसदीय तंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी कि संसदीय व्यवस्था होना चाहिए। तो इसी बात की झगड़ा को लेकर 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। क्या होती है? एक क्रांति होती है। इस तो क्रांति होती है तो गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है कि 1688 में जो क्रांति हुई थी तो उसने इंग्लैंड के शासन व्यवस्था को बदलकर एक गौरवशाली संस्था की ओर ले गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो 1688 में इंग्लैंड में क्या हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। तो यानी कि 1688 में क्या हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। तो गौरवपूर्ण जब क्रांति हुआ 1688 में, तो इस समय जो शासक था यहाँ का, यानी कि सम्राट जो था, सम्राट, वहाँ का सम्राट जो था वो था कौन? जेम्स द्वितीय। कौन था सम्राट? जेम्स द्वितीय था। तो यहाँ का सम्राट कौन था? जेम्स द्वितीय। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम मारना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जेम्स द्वितीय का क्या कर दिया गया? तख्ता पलट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, लोगों में क्या हो गया? वहाँ के जो जनता थी वह एक पक्ष चाहती थी कि क्या हो? राजशाही शासन हो। एक पक्ष चाहती थी कि राजशाही शासन हो, और एक पक्ष चाहती थी कि नहीं, संसदीय तंत्र क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए, यानी कि संसदीय व्यवस्था होना चाहिए, राजा की आज्ञा से काम नहीं होगा। तो अब ये जो हो गया, क्या हो गया? क्रांति हो गया। दोनों पक्षों में क्या हो गया? क्रांति हो गया। तो क्रांति हो गया तो इसमें संसदीय व्यवस्था के जो चाहने वाले लोग थे इसकी संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया? ये जेम्स द्वितीय का क्या कर दिए? तख्ता पलट कर दिए। तख्ता पलट करने का मतलब है कि इनको शासन से हटा दिया गया, यानी कि सम्राट से हटा दिया गया, और हटाकर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश के अगले जो सम्राट बने, है ना, ब्रिटिश सम्राट, तो ब्रिटिश सम्राट एक पक्ष हो गया, और उसके बाद ब्रिटेन में क्या हो गया? संसदीय तंत्र की स्थापना हो गई। तो यानी कि संसदीय व्यवस्था क्या हो गया? लागू हो गया। कहाँ?
ब्रिटेन में, तो संसदीय व्यवस्था भी लागू हो गया। तो अब संसदीय व्यवस्था लागू हो गया, तो क्रांति के बाद जो है वहां एक दल था, उस दल का नाम था व्हिग पार्टी। कौन सा था? व्हिग पार्टी। व्हिग पार्टी था। तो व्हिग पार्टी के जो थे राजा का नाम था विलियम तृतीय। विलियम तृतीय और उसकी पत्नी मेरी। तो ये जो व्हिग पार्टी थी जब सत्ता में आई तो उसने देखा कि इंग्लैंड की जो जनता है, मसाला की तो सबको ज़रूरत है और मसाला का डिमांड भी यूरोपीय मार्केट में ज़्यादा है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो एक कंपनी बनी है, अभी हम उसका नामकरण नहीं करते हैं क्योंकि नामकरण बाद में होगा उसका। तो यानी कि एक जो ये कंपनी बनी है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो इस कंपनी को क्या दिया गया है? व्यापार करने के लिए अकेले छूट दिया गया है कि आप जो हैं अकेले पूर्वी देशों के साथ और भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो ये जो पार्टी व्हिग पार्टी आई जिसके राजा का नाम क्या था? विलियम तृतीय और मेरी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो है जितने भी इंग्लैंड में कंपनी है वो सब क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है पूर्वी देशों के साथ। तो जब ऐसा आज्ञा मिल गया तो ब्रिटिश में कंपनी बनाने की होड़ शुरू हो गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी बनी है ना 1694 में। 1694 में उसका कंपनी का नाम जो था वो था न्यू कंपनी। कंपनी बनी, उसका नाम क्या था? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी बनी यानी कि 1694 में। अब न्यू कंपनी बनी है और एक कंपनी जो है पहले से ही कर रही है, तो एक कंपनी तो पहले से ही व्यापार कर रही है, तो इसको हम मानते हैं कि कंपनी फर्स्ट है। तो ये कंपनी तो पहले से ही व्यापार कर रही है और 1694 में क्या बन गई? एक न्यू कंपनी बन गई। तो अब क्या हुआ कि जब दो कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो दोनों आपस में कंपटीशन पैदा करने लगे और ये चाहते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ब्रिटिश सम्राट और संसदीय व्यवस्था दोनों मिलकर हमको छूट दे दे कि आप ही केवल व्यापार करिए। तो ऐसा व्यवस्था देखते देखते क्या हो गया कि ये दोनों आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे का जहाज क्या करते थे? वो डुबो देते थे। अंततः ये बातें कहाँ गई? ब्रिटेन में गई। जब ये समाचार ब्रिटेन में गई तो इनको लगा कि इससे नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। तो इन्होंने 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी 1694 में जब ये संसदीय व्यवस्था बना तो संसदीय व्यवस्था में दो जो हाउस होता है उसका निर्माण हुआ था। एक हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे भारत के संसद के दो अंग है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से जब 1688 की क्रांति हुई तो वहां पे समझौता हुआ कि ब्रिटिश सम्राट को कहा गया कि आपको जो है अपने मनमाने तरीके से शासन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे एक संसदीय व्यवस्था बनेगा। संसदीय माध्यम से हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन से चुनकर लोग आएंगे और लोग जो है आपको क्या देंगे? सुझाव देंगे और आप जो है उसी के अनुसार काम करिएगा। तो दोनों में क्या हो गया? समझौता हो गया। तो वही ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश संसद के एक जो सदन था वो हाउस ऑफ कॉमन्स, उसने 19 जनवरी 1694 को एक जो है प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके कहा कि जब तक कंपनी को ये जो सदन है मना नहीं करे तब तक इंग्लैंड के जितने भी कंपनी हैं आप जो है व्यापार
कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये व्यापार करने लगे फिर से दोनों, है ना। मामला लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रहा था, दोनों कंपटीशन कर ही रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक और कंपनी की स्थापना हो गई। 1698 में एक और कंपनी की स्थापना हो गई। तो 1698 में कौन कौन कंपनी बना, तो एक कंपनी बन गया जनरल सोसाइटी। कौन कंपनी बना, जनरल सोसाइटी। तो 1698 में एक और कंपनी कौन सी बन गई, जनरल सोसाइटी। तो अब कंपनियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्या हुआ कि ये दोनों अपना अधिकार चाहते ही थे। तो 1698 में इंग्लैंड जो है, चूंकि 15वीं शताब्दी में वहाँ औद्योगिक क्रांति आ रहा था, तो औद्योगिक क्रांति में पैसे की ज़्यादा जरूरी होती है, तभी तो नए आविष्कार होंगे, नए तंत्र बनेंगे, है ना, नए कल कारखाने लगेंगे। तो इसके लिए क्या हो गया, पैसे की ज़्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने सारा पैसा किस में लगा दिया, औद्योगिक क्रांति में लगा दिया। तो वहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर बढ़ने लगा। तो इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए जो ब्रिटिश संसद है उसने यह प्रावधान किया कि ये जो कंपनियां आपस में लड़ रही है, हम चलो एक ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जो हमें ज़्यादा पैसा देगा उसको हम व्यापार में क्या कर देंगे, ज़्यादा छूट दे देंगे। तो अब ये जो कंपनी बनी थी न्यू कंपनी 1694 में, तो ये न्यू कंपनी ने क्या किया कि 1,70,000 पाउंड, 1,70,000 पाउंड क्या कर दिया, उस समय के जो शासक था उसको क्या दिया, यह चुकाया। तो यानी कि 1,70,000 पाउंड जब दिया तो क्या हो गया, इसको व्यापार में एक अधिकार मिल गया। लेकिन यह क्या रकम ज़्यादा थी। जब यह व्यापार करने लगा तो कंपनी का विशेष अधिकार तो जरूर था, लेकिन ये जो कंपनी पहले बनी थी 1600 ईस्वी में, इसके सापेक्ष इसका अनुभव जो था कम था। कम अनुभव रहने के कारण ये जो कंपनी है दिन प्रतिदिन नुकसान में चली गई। जब नुकसान में जाती रही तो एक व्यक्ति था लॉर्ड गोल्फिन था। लॉर्ड गोल्फिन ने क्या कहा, ये दोनों में क्या किया, समझौता करवाया। और समझौता करवाया, कहा कि ऐसा करिए कि दोनों आप मिल जाइए, है ना, और एक होकर व्यापार करिए। तो ये जो है 1702 ईस्वी में क्या हो गया, ये दोनों कंपनी मिल गया, न्यू कंपनी और जो कंपनी पहले से बनी थी वो। तो क्या हो गया, 1702 में ये दोनों मिलकर एक हो गए। उसके बाद 1698 में एक और कंपनी का निर्माण होता है, एक और कंपनी का निर्माण होता है। तो उसका नाम था ईस्ट इंडीज। क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडीज। तो 1698 में एक चौथी कंपनी का निर्माण हुआ। अब जब इन सारे कंपनियों का निर्माण हुआ तो फिर ये गोल्डोफिन को लगा कि ये जो हो रहा है इसको तो हम लोगों ने मिला दिया, लेकिन ये दोनों जो कंपनियां हैं इनके अलग अलग रहने से क्या हो रहा है कि ये व्यापार में हम लोग का जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो रेट जो है चढ़ उतर रहा है। क्या क्या होता है कि ये कंपनियां जाती थी पूर्वी देशों में और आपस में होड़ मचा देती थी, आपस में कंपटीशन कर देती थी कि हम ज़्यादा पैसा देंगे, आप हमको मसाला ज़्यादा दीजिए। वो कंपनी जाती थी, कहती थी कि हमको आप मसाला दीजिए, हम ज़्यादा पैसा देंगे। तो इससे नुकसान क्या होता था, अंततः तो संसद को हो रहा था, क्योंकि ये जो लाभ कमाती, लाभ का हिस्सा इसको भी तो मिलना ही था। तो अब क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडीज कंपनी थी इसको और एक नाम से कहा जाता है इंग्लिश इंटू ईस्ट इंडीज। इंग्लिश इंटू ईस्ट इंडीज इसको कहा जाता है। तो अब हुआ क्या कि गोल्डोफिन के सहायता से 1708 ईस्वी में ये सारे कंपनियां मिल गई। क्या हो गई, ये सारे कंपनियां मिल गई। जब ये सारे कंपनियां मिल गई तो उसका क्या नामकरण हुआ, अब देखिए वही कंपनी सारा मिल के और एक लंबा सा कंपनी बनेगा।
तो देखिए ये जब कंपनी मिल गई तो 1708 में इसका जो नामकरण हुआ, 1708 में उसका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ तो ये 1708 में 4 कंपनियों को मिलाकर इसका नाम रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये जो था कंपनी का नाम रखा गया। तो कौन कौन सी कंपनियां बनी थी? तो एक तो पहली कंपनी बनी थी, है ना, एक जो है पहली कंपनी बनी थी। उसके बाद क्या हो गया, जनरल सोसाइटी बनी थी, नहीं दूसरे बनी थी कंपनी न्यू कंपनी, तीसरी बनी थी जनरल सोसाइटी, और चौथी कंपनी बनी थी इंग्लिश इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये चारों कंपनियों को मिलाकर 1708 में क्या हो गया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना, ये नाम हुआ। लेकिन यही जो हम लोग जो बोल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसी कंपनी को ये जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, हम लोग जिसके बारे में पढ़ना था, जिसके बारे में बैकग्राउंड बना रहे थे, तो इसी जो 1833 के चार्टर अधिनियम आया ना, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में यही जो कंपनी का इतना बड़ा नाम था, इसी कंपनी को नाम को शॉर्ट करके क्या कह दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यानी कि क्या कह दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हम लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब, यानी कि कंपनी 1 का जो 4 कंपनी जो बनी थी, तो पहले तो 1 बनी थी ना, तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर जो था इस कंपनी का वो कौन था, थॉमस स्मिथ था। कौन था, थॉमस स्मिथ। और उस समय जब कंपनी बनी थी तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम को भी इस कंपनी का भागीदार बनाया गया था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण हो गया 1833 का चार्टर अधिनियम में। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है प्रशासन कैसे करती थी, कंपनी के प्रशासनिक संरचना कैसे थे। तो अब हम लोग देखते हैं कंपनी की प्रशासनिक संरचना। तो देखिए कंपनी की प्रशासनिक संरचना, तो हमने बताया कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी है इंग्लैंड में। जब गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी है तो वहां पे क्या हो गया है, ब्रिटिश में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राजतंत्र है। वहां पे संसदीय व्यवस्था का राजतंत्र कहने का मतलब क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में 2 सदन की संरचना की गई, एक हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और यहीं से जो भी विधेयक बनेंगे, नीति निर्माण होगा, और ब्रिटेन के जो सम्राट होगा वह जो है नाम मात्र का क्या होगा, राष्ट्र प्रधान होगा। क्या होगा, नाम मात्र का राष्ट्र प्रधान होगा। ये बातें 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति में जो राजा था उस समय विलियम तृतीय और संसदीय व्यवस्था के चाहने वाले जो लोग थे, वो दोनों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था।
जब ये चीज़ें हो गई तो अब हम लोग आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन कैसे देखा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अगर देखेंगे तो देखिए वहां पे जो सर्वोच्च शिखर पे थे वो कौन थे। एक तो हो गया ब्रिटेन की संसद, यानी कि ब्रिटिश संसद, एक हो गया ब्रिटिश संसद, एक हो गया ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट के नीचे कौन हो जाएंगे, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल की जो संख्या थी वो कितनी थी, 24 थी, है ना। निदेशक मंडल की संख्या कितनी थी, 24 थी, जिसमें एक डायरेक्टर होता था, यानी कि प्रधान डायरेक्टर होता था, निदेशक एक और उप निदेशक एक होता था। निदेशक एक होता है और एक उप निदेशक होता था। तो ये और निदेशक मंडल है ना, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल क्या करते थे कि जैसे कंपनी का निदेशक डायरेक्टर कौन बनेगा, है ना, उप निदेशक कौन बनेगा, है ना, तो डायरेक्टर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था, तो निदेशक मंडल के जो सदस्य होते थे उसी के द्वारा किया जाता था। उस समय निदेशक मंडल का सदस्य उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जिस व्यक्ति की, ये जो कंपनी बनी है 1708 के नामकरण के बाद 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वही व्यक्ति निदेशक मंडल के सदस्य होंगे जिनकी जो है भागीदारी 500 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। अगर 500 पाउंड से कम है तो निदेशक मंडल में नहीं होंगे, वो साझेदार के रूप में रहेंगे लेकिन निदेशक मंडल में नहीं रहेंगे। और जो निदेशक मंडल के लोग थे उसी को क्या था, वोटिंग करने की पावर थी, तो यही वोटिंग करके क्या करते थे, निदेशक मंडल का चुनाव करते थे। अब ये तो हो गया निदेशक मंडल। तो आप देख रहे हैं कि एक हो गया कौन सा, ब्रिटिश संसद, एक हो गया निदेशक ब्रिटिश कौन, सम्राट, और एक हो गया यहाँ पे निदेशक मंडल। तो देखिए तो 1 2 और इसको 3 भागों में तोड़ देते हैं। तो यानी कि ब्रिटिश संसद हो गया, ब्रिटिश सम्राट हो गया, और ये कौन हो गया, निदेशक मंडल। अब जो है निदेशक मंडल का काम क्या होता था, तो निदेशक मंडल का काम ये होता था कि जो अधिकार पत्र दिए गए हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश संसद की तरफ से जो अधिकार पत्र दिए गए हैं उस अधिकार पत्र के अनुसार शासन का संचालन करना, किस पे, कंपनी पे, किस पे, कंपनी पे। तो कंपनी पे क्या हो, शासन का संचालन करना। कंपनी होंगे तो कंपनी के व्यापारी होंगे, उसके अधिकारी होंगे, तो वो सुचारू रूप से एक नियम के तहत क्या कर सके, कंपनी को प्रशासित कर सके। तो ये काम कौन करता था, निदेशक मंडल करता था। निदेशक मंडल किसके माध्यम से करता था, तो कंपनी के देख रेख के लिए क्या नियुक्त किया जाता था, गवर्नर। किसका नियुक्त किया जाता था, गवर्नर, है ना, जो बाद में गवर्नर जनरल हो गया, और गवर्नर जनरल के बाद क्या हो गया, वायसराय हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक संरचना है उसमें कौन होता था, एक ब्रिटिश संसद होता था, ब्रिटिश सम्राट होता था, निदेशक मंडल होते थे, और निदेशक मंडल किसका चुनाव करते थे, गवर्नर का, है ना, गवर्नर का करते थे। तो आप देख सकते हैं
कि बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1608 में आई थी, 1611 में मछलीपट्टनम में, 1613 में सूरत को, है ना। इस तरीके से 1600 देख रहे थे कि 61 में जब पुर्तगाली राजकुमारी का शादी होता है, बोलो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंगाजा है, उसका शादी होता है, ये चार्ल्स द्वितीय से जब होता है, जो ब्रिटिश का राजकुमार था, जब दोनों में शादी होता है तो बम्बई को दहेज में दे देता है। जब वो बम्बई को दहेज में देता है तो चार्ल्स द्वितीय सोचा कि मैं बम्बई रह को क्या करूँगा। वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पर 1668 में दे देता है। जब वो बम्बई को दे दिया तो अब देखिए तो कि 1608 में जब आया तो 1611 मछलीपट्टनम यानी कि दक्षिणी क्षेत्र को जीत लिया। सूरत पे 1613 में लगाए तो सूरत में भी उसकी कंपनी की स्थापना हो गई। और उन्होंने अनेक टाइम पे कर्नाटक को, मैसूर पे, है ना, उधर बंगाल पे क्या कर लिए, उन्होंने आधिपत्य जमा लिया। तो जब आधिपत्य जमा लिया तो जैसे जैसे उनका क्षेत्र बड़ा होता गया, क्षेत्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को पावर बढ़ाकर और उसके नाम में परिवर्तन करते गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन होता था। तो ये जो बातें हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने, तो ये जो गवर्नर जनरल की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कहा गया था, है ना। और ये जो है 1858 में जब 1857 की क्रांति होगी और जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, वायसराय के अधीन कर दिया जाएगा। और वायसराय किसके इशारों पे काम करता था, तो ब्रिटेन के सम्राट या संसद के इशारों पे। तो अब इसी को जब ब्रिटेन के संसद या सम्राट के नाम से जब काम करता था तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। और 1833 में ये जो गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास में आगे की बातें देखेंगे।